नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपको विदित है, अपन इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू सीरीज जो अपनी चला रखी है, इस सीरीज के माध्यम से अपन प्रत्येक टॉपिक को क्वेश्चनों के माध्यम से अनफोल्ड करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी चल रही है उसको एक बेहतर मोड मिल सके। तो सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिससे संबंधित जो एग्जाम में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है। अब सबसे पहले तो अपन को इस शब्द की जानकारी होनी चाहिए कि प्रति चक्रवातीय शब्द होता क्या है, जिसे अपन बोलते हैं एंटी साइक्लोन। तो एक तो शब्द होता है कौन सा, चक्रवात, और एक शब्द होता है कौन सा, प्रति चक्रवात। जब कोई भी ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का केंद्र विकसित हो जाता है, तो उस लो प्रेशर को बढ़ने के लिए चारों ओर से जो पवनें हैं वो गोलाकार रूप से क्या होती है, गतिशील होती है, और केंद्र की ओर आने का क्या करती है, प्रवेश करती है। तो जब भी पवनें परिधि से केंद्र की ओर आती है गोलाकार भंवर के रूप में, तो ऐसा पवनों का जो सर्कुलेशन विकसित होता है उस सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, चक्रवात, जिसमें परिधि में उच्च दाब होता है और केंद्र में क्या होता है, न्यून दाब होता है। लेकिन यदि दशाएं इसकी क्या हो गई, विपरीत हो गई। विपरीत होने से तात्पर्य सेंटर में टेम्परेचर कैसा हो गया, लो टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा हो गया, हाई प्रेशर। तो पवनें जो है वो केंद्र से कहाँ जाने का प्रयास करेगी, बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगी। और जब भी पवनें केंद्र से परिधि की ओर जाने का प्रयास करती है तो वह जो दशा बनती है उसे क्या कहा जाता है, प्रति चक्रवात कहा जाता है। यानी प्रति चक्रवात में क्या हो रहा है, केंद्र में उच्च दाब है और चक्रवात में क्या हो रहा है, केंद्र में न्यून दाब है। तो चक्रवात में पवनें बाहर से कहाँ आती है, अंदर, जबकि प्रति चक्रवात में पवनें अंदर से कहाँ जाती है, बाहर जाती है। और जब भी पवनें बाहर से अंदर आएगी तब तो दशा क्या बनेगी, चक्रवात की। और इसमें क्या होते हैं, मौसम खराब होता है और वर्षा, आंधी तूफान की संभावना होती है। लेकिन जब भी केंद्र में हाई प्रेशर हो गया और पवनें केंद्र से बाहर की ओर जाएगी तब हमेशा मौसम क्या रहता है, साफ रहता है। तो इस क्वेश्चन में पूछने का जो सीधा सीधा इंटेंस है वो ये शब्द है कि भाई भारत में पूछना चाह रहे हैं, भाई भारत में मौसम साफ कब रहता है, यानी कि साफ रहने की दशा को अपन क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात की दशा बोलते हैं। अब इसमें पास अपने जो ऑप्शन है, मध्य मार्च से मध्य जून तक, मध्य मार्च से मध्य जून तक, और मध्य मार्च से मध्य जून तक भारत में जो ऋतु रहती है वो कौन सी रहती है, ग्रीष्म ऋतु। तो इस समय कौन सा काल होता है, ग्रीष्म काल। अब ग्रीष्म काल के समय प्रति चक्रवातीय दशाएं नहीं मिलती, क्योंकि ग्रीष्म काल के समय कई बार क्या हो जाता है, मानसून पूर्व की वर्षा हो जाती है और वो दशा कौन सी हो गई, चक्रवाती है। तो इस समय क्या हो गई, मानसून पूर्व की वर्षा। और जब भी मानसून पूर्व की वर्षा हो गई तो मतलब सीधी सी बात है, इस समय प्रति चक्रवातीय दशाएं विकसित नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दिसंबर से मध्य फरवरी के तक, यानी कि दिसंबर से लेकर कब तक है, मध्य फरवरी। और ये जो समय होता है, ये समय कब का होता है, ये होता है भाई शीत ऋतु का। कब का होता है, शीत ऋतु का। इसके बाद में दिया गया है फरवरी से मई तक का, ये भी किसका होता है, ये भी ग्रीष्म काल का होता है। और ग्रीष्म काल में फिर क्या आ गई, वर्षा, मानसून पूर्व वाली, तो इसमें भी नहीं होगी। और मई से सितंबर, इस समय तो कौन सी ऋतु रहती है, ऑलरेडी वर्षा ऋतु रहती है। तो यहाँ पर अपने पास जो आदर्श समय बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, शीत ऋतु का, क्योंकि शीत ऋतु में दशाएं बिल्कुल क्या होती है, शांत, क्योंकि केंद्र यानी स्थलखंडीय भाग पर तापमान क्या होता है, कम, तो वायुदाब कैसा हो जाता है, उच्च, जिससे पवनी जो है केंद्र से कहाँ जाने का प्रयास करती है, परिधि की ओर जाने का प्रयास करती है और मौसम साफ रहता है। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या होगा, बी ऑप्शन इसमें क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा। शिलोंग है, एक तिरुवनंतपुरम है, एक दिल्ली है और एक क्या है, जोधपुर है। चार स्थान दिए गए इसमें, चार स्थानों में पहला जो दिए गए वो तो कौन सा, शिलोंग। दूसरा जो स्थान दिया गया वो कौन सा, तिरुवनंतपुरम।
केरल में जो पड़ता है। तीसरा स्थान दिया गया कौन सा, दिल्ली। और चौथा स्थान जो दिया गया वो कौन सा, जोधपुर। और चारों स्थानों के अंतर्गत पूछ रहे हैं निम्न में से सबसे कम वार्षिक तापांतर, सबसे कम वार्षिक तापमान। तो सबसे पहले बात तो तापांतर क्या है। तापांतर का मतलब होता है तापमान का अंतर, तापमान का अंतर। और तापमान का अंतर कौन सा, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो गैप होगा, उच्चतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, तापांतर। अब तापांतर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो कौन सा हो सकता है, दैनिक तापांतर, एक कौन सा हो सकता है, मासिक तापांतर, और एक कौन सा हो सकता है, वार्षिक तापांतर। दैनिक के से तात्पर्य किसी भी दिन में जिस समय सबसे उच्चतम दर्ज किया गया, जैसे 2 से 3 बजे के समय, या जिस समय सबसे न्यूनतम दर्ज किया गया हो रात्रि के समय 3-4 बजे के आसपास, ठीक है, तो वो अंतर क्या कहलाएगा, दैनिक तापांतर। मासिक क्या होता है, किसी भी महीने में जिस दिन सबसे ज़्यादा दर्ज किया हो और किसी महीने के उस दिन जिस दिन सबसे कम दर्ज किया गया उसका अंतर। और वार्षिक में एक वर्ष में जिस दिन सबसे ज़्यादा और जिस दिन सबसे कम दर्ज किया गया हो उसका अंतर क्या कहलाता है, वार्षिक तापांतर। तो यहाँ पर पूछ रहा अपना कौन सा, वार्षिक तापांतर। और चारों में सबसे कम जो है, सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ पर होगा, शिलोंग। शिलोंग कहाँ पर पड़ता है, मेघालय के अंतर्गत। और मेघालय के अंतर्गत ये जो पठारी क्षेत्र है ये ग्रीष्म काल में थोड़ा क्या हो जाता है, गर्म। तो सीधी सी बात है, तापमान क्या हो जाता है, दिन के समय बढ़ जाता है और रात्रि के समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला स्थान है कौन सा, तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम जो है ये कहाँ पर पड़ता है, केरल में। और केरल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी तट पर। कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी तट पर। अब ये जो पश्चिमी तटवर्ती भाग है, अपन बोलते हैं कि पश्चिमी तटवर्ती भाग और पूर्वी तटवर्ती भाग पर भारत में जलवायु जो है कौन सी पाई जाती है, समजलवायु। कौन सी पाई जाती है, समजलवायु। यानी कि जिसमें उच्चतम तापमान जो है वो 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम कितने तक पहुंच पाता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो बीच में जो गैप बचा वो कितना बच रहा है, 2 से 3 डिग्री का बच रहा है। तो ये गैप क्या रह रहा है, काफ़ी कम रह रहा है। जबकि अपन जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर के समय दिन के समय ग्रीष्मकाल में 50 चला जाता है और रात्रि के समय कितने पर आ जाता है, 20 पे। तो गैप कितने का आ गया, 30 पे। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी लगभग रेशियो यही रहता है कि भाई दिन के समय चला गया 45 डिग्री और रात्रि के समय कितने पर आ गया, 25 पर। तो गैप कितना बच गया, 20 का बच गया। शिलोंग की बात करते हैं तो शिलोंग में तापमान दिन के समय कितना हो गया, 30 डिग्री और रात्रि के समय कितने पर आ गया, 20 डिग्री पे। गैप कितने का बच गया, 10 का बच गया। जबकि सबसे कम कहाँ पर मिल रहा है अपन को, तिरुवनंतपुरम में। तो सबसे न्यूनतम तापमान जो है ये कहाँ पर रहने वाला है, यानी कि सीधी सी बात है, सबसे न्यूनतम तापमान का जो अंतर होगा वो कहाँ पर मिलेगा, तटवर्ती क्षेत्रों में। अब वो कोई सा भी स्थान हो सकता है, कर्नाटक का भी हो सकता है, गोवा का भी हो सकता है, या फिर महाराष्ट्र या गुजरात का भी हो सकता है। तो जहाँ पर दशाएं क्या मिलेगी, सागर और स्थल का मिलन स्थल, वहाँ पर तापांतर भी क्या मिलता है, कम। जबकि यदि कोई स्थल के अंदर है, सागर से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसका तापांतर उतना ही क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर। अब इसमें पिछले वाले में क्या पूछ रहा था, न्यूनतम। इसमें क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो जैसे अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत इन नगरों की जो अवस्थिति आती है, इसके अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो दिल्ली तो यहाँ पर अवस्थित है। दिल्ली के बाद में अगला कौन सा है, मुंबई। मुंबई यहाँ पर आ गया। मुंबई के बाद में चेन्नई, चेन्नई यहाँ पर आ गया। और अगला कौन सा, कोलकाता। तो कोलकाता यहाँ पे। अब इसमें अपन को स्पष्ट दिख रहा है कि भाई मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता। चारों तो कहाँ पर, तीनों तो कहाँ पर है, तटवर्ती भाग पर, यानी कि समजलवायु के प्रभाव में। और एक कौन है, दिल्ली। इसकी सागर से दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और सागर से दूरी बढ़ते ही तापांतर में भी क्या हो जाती है, वृद्धि। तो सर्वाधिक तापांतर चारों में जो मिलने वाला है किसका मिलेगा, दिल्ली का। तो राइट आंसर अपना क्या होने वाला है, दिल्ली। डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है, मानसूनी वर्षा की जो विशेषता नहीं है। सबसे पहले तो मानसून क्या है, अरबी भाषा। और अरबी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, मौसम शब्द से, जिसका तात्पर्य क्या होता है, ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में
परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। जो वायुमंडलीय परिसंचरण के कौन से? द्वितीय के परिसंचरण। किसका भाग है? द्वितीय के परिसंचरण का। वायुमंडलीय परिसंचरण के द्वितीय के परिसंचरण का भाग है, जिसके अंतर्गत सामयिक पवनों को शामिल किया जाता है। जो क्या है? हिंद महासागर की ऊर्जा। किसकी है? हिंद महासागर की ऊर्जा है। हिंद महासागर की क्या है? ऊर्जा है, जो पवनों के द्वारा स्थलीय भाग तक पहुंच जाती है। अब इसमें पूछ रहे हैं मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। पहला क्या है? मौसमी वर्षा, क्योंकि सीधी सी बात है, मानसून कब आता है? वर्षा काल के समय। और वर्षा काल जो है नियमित अंतराल पर क्या हो जाता है? परिवर्तित होता जाता है। पहले ग्रीष्मकाल, फिर वर्षा, फिर वापस कौन सा जाता है? शरदकाल और शीतकाल। तो ये कैसी है? मौसमी वर्षा मौसम के आधार पर होने वाली क्या है? वर्षा है, 12 महीनों प्रभावी नहीं होती है। तो पहला कथन इसमें क्या दिया गया? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, अनिश्चित तथा कैसी है? अनियमित। अनिश्चित से तात्पर्य होता है जिसका कोई निश्चित समय नहीं हो। भाई जनरली अपन भारत में मानसून की आगमन की तिथि जो है केरल में कौन सी बताते हैं? 1 जून बताते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं भाई 1 जून को आ ही जाता है, कभी इसमें 5 दिन का क्या हो जाता है? विलंब, तो कभी सामान्य से 5 दिन पहले भी आ जाता है। तो तिथि इसकी क्या है? अनिश्चित। साथ में कैसी है? अनियमित। अनियमित का मतलब है रेगुलर नहीं है, यानी ऐसा नहीं भाई एक बार आ गई तो लगातार वर्षा होती रहेगी। एक बार आने के पश्चात 5 से 10 दिनों का क्या लग जाता है? इसमें गैप भी लग जाता है। और जैसे ही 5 से 10 दिनों का गैप लगेगा, उस शब्द को अपन बोलते हैं क्या? मानसून विच्छेद। क्या बोल देते हैं उसे? मानसून विच्छेद बोल देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें क्या है? सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वर्षा का असमान वितरण। भाई पूरे भारत की जब अपन बात करते हैं तो मानसून के द्वारा समान रूप से वर्षा नहीं होती, इसमें प्रादेशिक क्या पाई जाती है? भिन्नता। जैसे कि अपन बात कर ले पश्चिमी घाट के ऊपर वर्षा क्या हो रही है? अधिक है, जबकि आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो वितरण इसका कैसा है? असमान है। और चौथा स्टेटमेंट में वर्षा होने वाले दिनों की क्या है? निरंतरता, कि भाई वर्षा होने वाले जो दिन है उनमें क्या पाई जाती है? निरंतरता। सभी स्थानों पर वर्षा होने वाले दिनों की संख्या क्या है? समान है, जबकि ये समान नहीं पाई जाती है। एक स्थान पर जहां जैसलमेर में अपन बात करते हैं 10 से 15 दिन वर्षा हो रही है, जबकि वही अपन केरल जैसे स्थानों की बात करते हैं तो लगभग 40 से 50 दिनों तक वहां पर वर्षा होती है। तो डी ऑप्शन इसमें जो है वो क्या है? गलत है। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। तो कौन सा सही है? अपना डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती है? भारत में जनरली जो मानसून आता है वो मानसून आता है कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। कौन सा आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 2 प्रकार के मानसून आते हैं। एक तो कौन सा आता है? जो कब आता है? ग्रीष्मकाल के समय। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसे तो क्या कहा जाता है? वो तो कहलाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि इस पवनों की जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम है। तो ये तो क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा आता है कब? शीतकाल में। कब आता है? शीतकाल में। और उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। ये क्या कहलाता है? उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि इसमें पवनों की जो दिशा है वो कौन सी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की बात की जा रही है कि निम्न में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? अब इसमें एक तो दे रखा है राजस्थान। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही वर्षा होती है। अब चाहे वो अरब सागरी शाखा की बात करिए फिर कौन सी करें? बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करें। दूसरा है कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो तमिलनाडु में वर्षा किए बिना सीधे क्या होती है? आगे ब्रह्मपुत्र की घाटी में चली जाती है। तो कौन से राज्य में वर्षा नहीं होती? तमिलनाडु में। अगला कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक में इधर से वर्षा हो जाती है और यहाँ से कावेरी नदी की घाटी में प्रवेश करके वर्षा हो जाती है। अगला कौन सा है? पंजाब। और पंजाब में कौन सी जाती है? अरब सागरी शाखा, और उसके साथ कौन सी आ जाती है? बंगाल की खाड़ी शाखा। तो पंजाब में भी हो रही है, कर्नाटक में भी हो रही है, कहाँ पर हो रही है? राजस्थान में। केवल कहाँ नहीं हो रही? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछ ले कि भाई भारत के कौन से राज्य में शीतकालीन वर्षा, यानी कि अपन बोल रहे हैं कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर पढ़ना क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु से आते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती, लौटते हुए मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है। अभी अपन ने बात की थी पीछे ऑप्शन में कि सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर कहाँ मिल रहा था, दिल्ली में, क्योंकि कारण क्या था, वहाँ पर सतही भाग से या सागरीय सतह से उसकी दूरी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब इसमें पहला है यहाँ अल्प वर्षा होती है तो होता है। दूसरा है यह कर्क रेखा के क्या है, निकट है तो होता है। यह मरुस्थल के निकट है तो होता है। और यह समुद्र से दूर स्थित है तो होता है। तापांतर का जो प्रभाव है वो सीधा प्रभाव डालता है किसका, आर्द्रता की मात्रा के ऊपर, यानी कि सम जलवायु के आधार पर। अब सम जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, सागरीय तटवर्ती भागों में पाई जाती है। तटवर्ती भाग से अपन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो सागरीय दशाएं क्या होती जाएगी, अप्रभावी होती चली जाएगी। और तापमान में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दिन के में वृद्धि और रात्रि के में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे प्रभावी जो कारक है वो कौन सा है, यह है समुद्र से क्या है, अधिक दूरी पर स्थित है। और जो भी स्थान सागर से अधिक दूरी पर अवस्थित होगा वहाँ पर तापांतर हमेशा क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन इसमें राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जब भारत के अपन तटवर्ती मैदानों की बात करते हैं तो तटवर्ती मैदानी भागों पर अलग अलग स्थानों पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर कौन सा पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है भाई कौन सा, काठियावाड़, यानी कि गुजरात का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है, काठियावाड़। महाराष्ट्र का जो है उसे क्या कहा जाता है, कोंकण। कर्नाटक के को क्या कहा जाता है, कन्नड़। और केरल के को क्या कहा जाता है, मालाबार। क्या कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है। इसी प्रकार पूरी तट पर सबसे ऊपर वाला जो है वो कौन सा है, उत्कल। उत्कल के बाद में कौन सा जाता है, उत्तरी सरकार आ जाता है। और उत्तरी सरकार के बाद में कौन सा आ जाता है, कोरोमंडल आ जाता है। कौन सा जाता है, कोरोमंडल। यानी कि तमिलनाडु का जो तट है वो कौन सा, कोरोमंडल। और केरल का जो तट है वो कौन सा है, मालाबार तट है। अब इसमें जो पूछना चाह रहे हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं भाई, भारत के कौन से तट पर, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि कौन से में, केरल, तमिलनाडु के अंतर्गत। और यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा है वो अपन कब बताते हैं, शीतकालीन मानसून। और शीतकालीन मानसून को अपन ने क्या नाम दिया था, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या नाम दिया था, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो शीतकाल के समय लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा है वो कौन से तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। जबकि यदि पूछ ले आते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा वो कहाँ पर होती है, मालाबार तट पर। तो आते हुए से सर्वाधिक मालाबार पर और जाते हुए से सर्वाधिक कहाँ पर होती है, कोरोमंडल। यानी ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा मालाबार में जहाँ मानसून का प्रस्फोट होता है, और लौटते हुए से कहाँ पर हो जाएगी, कोरोमंडल पर। तो अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कब हो रही है, शीतकाल के समय। अब इसमें एक तो है जनवरी फरवरी, एक जून सितंबर, एक मार्च मई, और एक कौन सा होता है, अक्टूबर नवंबर। जनवरी फरवरी में भारतीय से मानसून लौटेगा नहीं, क्योंकि मानसून के लौटने की सामान्य तिथि जो है वो जैसलमेर से प्रारंभ हो जाता है। कितनी तारीख के पास में, लगभग 1 सितंबर के पास में। कब से हो जाता है, 1 सितंबर से 15 सितंबर के आसपास क्या होता है, यहाँ से निकलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब निकलता है तो वो समय हो जाता है लगभग कब का, नवंबर के एंड का या फिर दिसंबर के प्रारंभ का होता है। तो नवंबर के एंड का मतलब कौन सा अपना राइट रहेगा इसमें, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि जनवरी फरवरी से तो कब का लौट चुका होता है, इससे पहले लौट जाता है। तो अपना राइट समय जो होगा वो कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर। तो राइट आंसर भी अपना क्या होगा, डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता, और वो भी स्पेशली डाल रखा है कब, वर्षा काल में। तो सबसे पहली बात तो आर्द्रता क्या होती है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई जो वायुमंडल है, वायुमंडल में विद्यमान, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल की मात्रा, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। जो सतह से ऊंचाई की ओर, सतह से ऊंचाई की ओर, सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर इसमें क्या आ जाती है भाई, कमी आ जाती है। यानी सतह से, सरफेस से जैसे अपन ऊंचाई की ओर चलेंगे आर्द्रता की मात्रा में क्या आती है, कमी। साथ में आर्द्रता की जो मात्रा है वो तापमान के साथ क्या रहती है, समानुपाती। तापमान के साथ क्या रहती है, समानुपाती। मतलब तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो आर्द्रता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, वायुमंडल के अंतर्गत
जो कुल संगठन है उसका, उसमें वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 4% के पास में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 4%, जो सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर, और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों के पास में। अब इसमें पूछ रहे हैं वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता, यदि वर्षा ऋतु नहीं डालता तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता होती है वो कब होती है, मध्याह्न के समय होती है, यानी कि कब होती है, दोपहर के समय, क्योंकि दोपहर के समय तापमान अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सतही भाग गर्म होगी, जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होता है। लेकिन इसमें स्पेशली पूछ रखा है कब, वर्षा काल के समय। और वर्षा काल के समय आपने देखा होगा जब सुबह अपन उठते हैं, रात को यदि वर्षा होती है, शाम को होती है, तो सुबह के समय सतही भाग पर पूरे पर चारों तरफ क्या होती है, ओस होती है, लगभग धुंध का सा क्या हो जाता है, माहौल हो जाता है। तो उस समय आर्द्रता वायुमंडल में क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है। तो वर्षा काल के समय तो कब होती है भाई, प्रातः काल में। लेकिन यदि ओवरऑल पूछता है तो फिर कब होती है, वो सर्वाधिक मध्याह्न के समय होती है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु यानी कि कौन सी AMW प्रकार की पाई जाती है। अब इसमें अपने पास जो ऑप्शन है, जब अपन कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन महोदय ने वनस्पति को आधार मानकर भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में क्या किया, विभाजित किया है। और वो जो अलग अलग जलवायु प्रदेश है उनकी जब अपन बात करें तो वो जनरली जो है, जैसे कि ये वाला जो पश्चिमी घाट है और ये वाला कौन सा है, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का ये जो मुख्यतः कोरोमंडल वाला तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर तो कोपेन के अनुसार कौन सी पाई जाती है, AS पाई जाती है, जबकि इधर पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर कौन सी पाई जाती है, AMW पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर जो अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी पाई जाती है, BSHW पाई जाती है, और बाकी शेष प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर कौन सी पाई जाती है, AW प्रकार की पाई जाती है। ये जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, BWHW पाई जाती है, और शेष जो अरावली के पश्चिम का है उसमें कैसी पाई जाती है, BSHW पाई जाती है। ये जो शेष फिर उत्तर का विशाल मैदान हो गया, इस उत्तर के विशाल मैदान में कौन सी पाई जाती है, CWG पाई जाती है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, DFC पाई जाती है। और ये जो नीचे का भाग है यहाँ पर भी कौन सी, AMW, और यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी कौन सी है, AMW पाई जाती है। और ये जो भाग है यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, E प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ऑप्शन के आधार पर मैच कर सकते हैं। पहला कौन से दिए गए, दक्षिणी पश्चिमी तट, तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो है कौन सी जलवायु पाई जाती है, AMW। दूसरा कौन सा दिए गए, उत्तरी पूर्वी तट, और उत्तरी पूर्वी तट कौन सा, ये वाला, और यहाँ पर विशाल मैदान में कौन सी पाई जाती है, CWG पाई जाती है। अगला कौन सा, उत्तरी पश्चिमी तट, और उत्तरी पश्चिमी तट पर कौन सी पाई जाती है, BWHW, और लास्ट में कौन सा, दक्षिणी पूर्वी तट, और दक्षिणी पूर्वी तट पर कौन सी पाई जाती है, AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, जिसमें अपन क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी तट, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का भी कौन सा, पश्चिमी किनारा, यहाँ पर जो है कौन सी जलवायु पाई जाती है, AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरदकालीन यानी कि शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है। भारत में शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र है, कौन सा है भाई, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, या ओडिशा, कर्नाटक। जब अपन शीतकालीन वर्षा की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक जो शीतकालीन वर्षा का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र माना जाता है वो कौन सा है, कोरोमंडल तट माना जाता है। और कोरोमंडल तट की जब अपन बात करते हैं तो कोरोमंडल तट कहाँ पर पड़ रहा है, तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ रहा है। लेकिन क्या भारत में शीतकालीन वर्षा केवल ही कोरोमंडल तट पर होती है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो तमिलनाडु में पड़ रहा है उसको तो अपन ने क्या बता दिया, कोरोमंडल। अब कोरोमंडल के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी वर्षा केरल में भी हो जाती है, थोड़ी कहाँ हो जाती है, कर्नाटक में, लेकिन प्रधानता कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। लेकिन इसी के साथ अपन बात करते हुए शीतकाल के समय भारत में जो है किसका आगमन होता है, पश्चिमी विक्षोभ का। और पश्चिमी विक्षोभ सबसे पहले जो है वो कहाँ पर प्रवेश करते हैं, पंजाब में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी वो कहाँ पर करेंगे, पंजाब में करेंगे, क्योंकि पंजाब में तो किससे हो गई, पश्चिमी विक्षोभों से। किससे हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ से।
और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं। तो यहाँ पर एक तो अपने पास क्या आ गया? पंजाब, और एक कौन आ गया अपने पास? तमिलनाडु। अब यहाँ पर ये तो है पंजाब और साथ में कौन? तमिलनाडु। तो सी ऑप्शन इस वक्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वैसे ये भी गलत नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर हो रही? तमिलनाडु में, उसके बाद में कहाँ पर? कर्नाटक में। लेकिन इधर जो है दूसरा क्षेत्र जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में, यहाँ पर दोनों को रिलेट करके पूछा गया है कि भाई पश्चिमी विक्षोभों से भारत में वर्षा कौन सी क्षेत्र में होती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में। और वो विशेषतः कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की जो वार्षिक मात्रा है वो क्या होती है? घटती है, क्योंकि जब अपन बात करते हैं ये यहाँ पर जो है ये तो मरुस्थल, और ये जो है ये कौन सा है? गंगा का विशाल मैदान, या फिर यहाँ पर बोल रहे हैं गंगा का मैदान, और यहाँ पर पड़ती है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से जैसे जैसे मानसूनी पवनें कहाँ आती है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती जाती है, तो दूरी बढ़ने के साथ, यानी कि सागर से दूरी बढ़ने के साथ उनकी आर्द्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है, क्योंकि उच्चावच में वृद्धि होती है तो उच्चावच में वृद्धि के होने के साथ ही तो क्या होती है? वर्षा में भी वृद्धि होती है। तो पहला कथन तो क्या हो जाएगा इसका? गलत। दूसरा है वायु में नमी की मात्रा क्रमशः क्या होती है? घटती जाती है। वायु में क्रमशः नमी की मात्रा क्या होती जाती है? घटती चली जाती है, क्योंकि जैसे ही पवन सागर से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, सागर से दूर होती जाएगी, तो उसकी आर्द्रता में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि आर्द्रता का स्रोत उसका पीछे छूट जाता है। तो आर्द्रता में नमी आने की वजह से पूर्व से पश्चिम जाने की और वर्षा की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। तापमान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और पश्चिम की और पश्चिमी विक्षोभों की बारंबारता क्या होती है? अधिक होती है, इसका भी कोई इसे विशेष इफेक्ट नहीं होने वाला था। तो सबसे मुख्य जो है वो कौन सा आ जाएगा? वायु में क्या हो जाएगी? दूरी के साथ क्रमशः नमी की मात्रा घट जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में एक्स द्वारा चिन्हित क्षेत्र कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश है? अब एक्स जो है यहाँ पर चिन्हित किया गया, और यहाँ की अभी अपन ने बात की भाई यहाँ पर कौन सा है? BWH और AMW, BSHW और कौन सा? AMW, CWG और कौन सा? आगे वाला लैप्स हो गया, और BWHW और लैप्स हो गया। अब यहाँ पर एक तो क्या है? एक्स, और यहाँ पर क्या दिया गया है? वाई, दोनों क्षेत्रों के तो एक्स और साथ में दूसरा कौन सा ध्यान रखना है? वाई। अब एक्स जो है ये तो ये वाला दिया गया, ये तो ये वाला है एक्स, तो ठीक है, और वाई जो है वो ये वाला क्षेत्र है। मतलब एक तो कौन सा है? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, और एक कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी भारत में थार का मरुस्थल वाला है। अब थार के मरुस्थल के अंतर्गत तो अभी अपन ने बताई थी कौन सी? BWHW, कौन सी है? BWHW, जबकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन सी आ जाती है? AMW आ जाती है। कौन सी आ जाती है? AMW। तो दो आ गए अपने पास, एक कौन सा? BWHW और एक कौन सा आ गया? AMW। तो BWHW कौन सा? AMW। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि BSHW है वो तो इसके आगे वाले क्षेत्र में, अरावली के पश्चिम में, और साथ में यहाँ पर कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। और AMW तो सही है यहाँ पर। CWG है ये कहाँ पर मिलता है? उत्तर के विशाल मैदान में मिलता है, और BWHW वही कहाँ पर? पश्चिमी क्षेत्र में। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत के दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से चिन्हांकित क्षेत्रों को निम्नलिखित विशेषताओं से क्या करना है? सुमेलित करना है। अब सुमेलित करने का मतलब है यहाँ पर 1 नंबर तो ये वाला दिया गया, 1 नंबर तो ये वाला दिया गया जो पश्चिमी राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। 2 नंबर जो है वो ये वाला दिया गया, ठीक है। 3 नंबर जो है वो ये वाला दिया गया, और 4 नंबर जो है वो ये वाला दिया गया। अब चारों के साथ अपन को सुमेलित करना है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं 1 नंबर की, तो 1 नंबर के अंतर्गत बताया गया जुलाई में माध्य तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? अधिक होता है। जुलाई में माध्य तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पर बना देते हैं अपन एक बार मानचित्र, ताकि समझने में सुविधा हो जाए। इसमें 1 नंबर जो था वो तो कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। 2 नंबर जो था वो यहाँ पर केरल कर्नाटक में।
3 नंबर जो था वो लद्दाख वाला क्षेत्र, और 4 नंबर कौन सा था, शिलोंग। तो पहले नंबर की विशेषता क्या बताई गई है, जुलाई में माध्य तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। जुलाई के समय की जब अपन बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के पास में रहता है अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान में। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। दूसरा सेकंड नंबर की बताई गई है, जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, अधिक रहता है। जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों क्षेत्रों के साथ यदि अपन इसको रिलेट करें तो यहाँ पर शीतकाल के समय बर्फ जमने की संभावना हो जाती है, जो तापमान हिमांक बिंदु के पास में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना बताएगा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जब अपन तटवर्ती भागों की बात करते हैं तो 12 महीनों तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। तो दूसरे स्टेटमेंट भी जो है ये इस क्षेत्र के साथ क्या हो रहा है, समानता रख रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, शीत ऋतु में 50 सेमी से अधिक वर्षा। तीसरा स्टेटमेंट जो है मतलब 3 नंबर जहां पर लिखा गया उसकी विशेषता क्या बताई गई है, शीत ऋतु में 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक वर्षा। क्योंकि शीत ऋतु में यहाँ पर जो है क्या होता है, हिमावरण होता है। क्या होता है, हिमावरण होता है। तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, 50 सेंटीमीटर से अधिक। और चौथी की जो विशेषता बताई गई है, ग्रीष्मकालीन वर्षा 400 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है। जी बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शिलोंग का पठार है यहीं पर मोसिना जहाँ 1212 सेंटीमीटर के पास में वर्षा हो रही है, तो 400 सेंटीमीटर क्या हो गई, अधिक। तो चारों की चारों बातें जो है वो बिल्कुल क्या है, रिलेट है चारों क्षेत्रों के साथ। अब अपन को कूट के आधार पर देखना है, क्योंकि पहले की जो है पहली बात सही है, दूसरे की दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे की चौथे नंबर पर। तो पहला ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र है, मतलब छायांकित क्षेत्र ये वाला दिया गया है, और इस छायांकित क्षेत्र के बीच में यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गैप छोड़ा गया। मतलब इधर पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट का क्षेत्र कौन सा है, अगले वाला पूछ रहा है। ठीक है, इसमें बताएगा भाई किसका क्षेत्र है, नारियल उत्पादक क्षेत्र है। जी नहीं, नारियल तो कहाँ पर होता है, तटवर्ती भागों पर होता है। केसर उत्पादक, जी नहीं, केसर तो कहाँ पर होता है, कश्मीर घाटी, जाफरान। ठीक है, कपास उत्पादक तो ये दक्कन का पठार, गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। और उसके बाद में कौन सा, वृष्टि छाया क्षेत्र है। कौन सा होता है ये, वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि जो मानसूनी पवनें आती है और मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर तो क्या करती है, वर्षा, लेकिन पूर्वी किनारा वर्षा से क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, इसमें डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। जनरली अपन बात करें तो वर्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है, एक तो होती है भाई पर्वतकृत वर्षा। एक तो कौन सी होती है, पर्वतकृत वर्षा। एक तो कौन सी होती है, पर्वतकृत। एक जो होती है वो कौन सी होती है, सामान्य वर्षा। एक कौन सी हो जाती है, सामान्य। और एक जो होती है वो कौन सी होती है, चक्रवातीय वर्षा। एक कौन सी हो जाती है, चक्रवातीय वर्षा हो जाती है। एक कौन सी हो जाती है, चक्रवाती। जब भी वर्षा किसी पर्वत श्रेणी से टकराकर ऊपर की ओर उड़ती है, यहाँ पर क्या करती है, संघनन की प्रक्रिया करके बादल बना के वर्षा, तो ये तो कौन सी हो जाती है, पर्वतकृत वर्षा। जब भी संवहन तरंगे ऊपर की ओर उड़ती है, सतह से ऊपर जाके बादल बना के जब वर्षा करती है तो वो कौन सी कहलाती है, सामान्य वर्षा। और दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियों के मिलने से जो वर्षा होती है वो वर्षा क्या कहलाती है, चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। अब यहाँ पर अपने से पूछना सारे निम्न से किसके सहारे पर्वतकृत वर्षा नहीं होती है। पहला तो क्या है, अरावली। जी बिल्कुल, अरावली के सहारे पर्वतकृत वर्षा नहीं होती है, क्योंकि मानसूनी पवनी जो इस प्रकार से अरावली की अवस्थिति है, और ये अरब सागरी शाखा की पवनी क्या होती है, बिल्कुल समानांतर आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर पर्वतकृत वर्षा नहीं हो रही है। पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी किनारा है यहाँ से टकराकर पवनें ऊपर उड़ती है और यहाँ पर क्या करती है, वर्षा। इसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है। गारो, खासी और जयंतियाँ जो तीनों पहाड़ियाँ हैं, इन तीनों पहाड़ियों के सहारे जैसे पवनें ऊपर उड़ती हैं तो ऊपर बादल बनाकर क्या करती है, वर्षा करती है। यहाँ पर भी पर्वतकृत। और कौन सी है, शिवालिक श्रेणी जो हिमालय के ऊपर है, इधर से अरब सागरीय, इधर से कौन सी आती है, बंगाल की खाड़ी, और दोनों टकराकर यहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है। तो ये भी कौन सी, पर्वतकृत। तो बची कौन सी अपने पास है, अरावली। तो राइट आंसर अपना जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, 4 में से 3 सही है और एक क्या रहेगा, गलत रहेगा। पहला है, जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा नहीं होती है। जून माह में
केरल और कर्नाटक में वर्षा नहीं होती है। जी बिल्कुल, मानसून का जो आगमन होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, वर्षा होती है। तो सीधी सी बात है, मानसून का आगमन सर्वप्रथम, यदि ओवरऑल ही पूछ रहा है कि भाई भारत में मानसून का आगमन होता है 25 मई को, कहाँ होता है, अंडमान निकोबार में। भाई सबसे पहले मानसून का जो आगमन होता है भारत में वो कितनी तारीख को होता है, 25 मई, और 25 मई को कहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार। उसके बाद में मुख्य भूमि पर मानसून का जो आगमन होता है कितनी तारीख को, 1 जून, और 1 जून को कहाँ पर होता है, केरल यानी कि मालाबार तट पर। तो केरल और कर्नाटक में क्या होती है, वर्षा होती है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर क्या होती है, गुजरती है। यानी कि जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा जो है वो उत्तर के विशाल मैदान से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। भारत की जलवायु में ऋतुओं की लय क्या है, विद्यमान है। लय का मतलब है क्रमिक विस्तार, यानी कि समानता पाई जाती है, बिल्कुल समानता पाई जाती है। पहले ग्रीष्म, फिर शीत, ग्रीष्म के बाद वर्षा, और वर्षा के बाद में कौन सी आ जाती है, शीत। बिल्कुल क्रमिक विस्तार है। ऐसे नहीं भाई किसी भी ऋतु में गैप पाया जाता है बीच में, तो ये बिल्कुल क्या पाई जाती है, लयबद्ध पाई जाती है। और देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिमी बंगाल से होता है। जी नहीं, यदि यहाँ पर ऑप्शन होता अंडमान निकोबार तो सही हो सकता था, यहाँ पर होता कौन सा, केरल या मालाबार तट तो सही हो सकता था। अंडमान बंगाल की खाड़ी से में पश्चिम बंगाल से कभी वर्षा का प्रारंभ नहीं होता है। तो ये कथन अपना क्या है, गलत हो गया। तो राइट आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थे अपने आज की क्लास में जलवायु से संबंधित अति महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चनों के ऊपर अपन ने चर्चा करी। मिलते हैं अगली क्लास में इससे भी बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। तब तक जीवन में इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और लगातार अपने कर्मपथ पर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।